देवर मेरी बेटी से बहुत प्यार करता, रात को अपने साथ सुलाता, जबकि शोहर गुस्सा करता। बेटी अपने साथ सुलाया करो, अब वो बड़ी हो रही है, लेकिन मुझे शोहर पर गुस्सा आता कि वो किस कदर घटिया सोचता है। एक दिन सुबह उठी तो बेटी रो रही थी और देवर बिस्तर पर नहीं था। मैंने बेटी को देखा तो उसकी पैंट पर लाल निशान थे। निशान देखकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं बेटी को लेकर डॉक्टर के पास भागी, मगर होश उड़ गए जब डॉक्टर बोली, तुम्हारी बेटी के साथ। मेरी इद्दत जैसे ही खत्म हुई, मेरी माँ ने हंगामा खड़ा कर दिया कि बेटी अब तुम दूसरी शादी कर लो। मेरे मरने के बाद दुनिया वाले तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। तुम जवान हो, अभी भी तुम्हारी दूसरी शादी आराम से हो सकती है। थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई तो फिर कोई भी तुमसे निकाह के लिए राजी ना होगा। लेकिन मैं कितनी बार उन्हें कह चुकी थी कि मैं अपनी छोटी बच्चियों को छोड़कर कैसे दूसरी शादी कर सकती हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं इनकी खातिर अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दूंगी। शोहर तो फोत हो गया था, मैं ही उन्हें कमाकर खिलाऊंगी, मगर अम्मी ने जिद पकड़ ली थी कि वो मेरी शादी करके ही रहेंगी। इद्दत खत्म हो चुकी थी और अब मैंने अपने शोहर की कब्र पर भी जाना था, जो मैं पिछले 4 माह से नहीं जा सकी थी। खानदान वालों का दबाव था कि इद्दत के दिनों में ये घर से बाहर नहीं निकल सकती। हालांकि मैंने रो रो कर न जाने कितनी मर्तबा अम्मी और फुप्पो की मिन्नतें की थी कि बस मुझे एक मर्तबा जाने दे, मैं बुर्का ओढ़ कर जाऊंगी, रात के अंधेरे में जाऊंगी, बस अपने शोहर की कब्र पर फातिया पढ़कर आ जाऊंगी। मगर ये जालिम दुनिया वाले कहाँ मानते हैं। अम्मी मेरा दुख महसूस करती थी, मगर कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि उन पर भी तो खानदान वालों का दबाव था। और सबसे बड़ी बात कि हमारे घर के साथ ही हमारी फुफ्फो का घर था। वो बार बार अम्मी के घर आकर न जाने अम्मी को कौन कौन सी पट्टियां पढ़ा जाती थी। इसलिए अम्मी आजकल बहुत गुस्से में रहने लगी थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम नाफरमान औलाद हो, मेरी बात नहीं सुनती। कुछ देर अम्मी से बात करने के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गई थी। मैं नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहले ही पहन चुकी थी। मेरी 3 साल की बेटी सोई हुई थी, मगर मेरी 7 साल की बेटी जाग रही थी। उसे पता था कि आज हमने उसके बाप की कब्र पर जाना है और वो भी साथ जाने की जिद कर रही थी। जोया बेटा, तुम साथ ना जाओ, तुम नानों के पास रहो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, कब्रिस्तान पास ही तो है। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के प्यालों में भरते हुए कहा तो वो कहने लगी कि अम्मी आप बाबा के पास जा रही हैं तो मैं क्यों ना जाऊं, मैंने भी बाबा से मिलना है। मैंने उनसे कहना है कि वो कहाँ चले गए हैं, मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। मुझे नानों के घर पर अच्छा नहीं लगता, मुझे अपने घर जाना है। जैसे ही जोया ने रोते हुए कहा तो मेरी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। मैं उसे क्या बताती कि उसके ददियाल वालों ने तो हमें उसी दिन ही घर से निकाल दिया था जिस दिन उसके बाप के कुल की रस्म अदा की गई थी। मगर मैं अपनी बेटी के जहन में उसके ददियाल वालों के लिए जहर नहीं भरना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि बेटा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मगर ये रोना धोना बंद करो और बाबा के पास जाकर तुमने रोना नहीं है, वरना उन्हें तकलीफ होगी। मैं उसे समझा रही थी। वो छोटी सी बच्ची जो बाप की वफात के बाद उम्र से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने लगी थी, उस वक्त भी मेरी बात बड़े गौर से सुन रही थी। और फिर मैंने बुर्का ओढ़ा और हम दोनों घर से बाहर निकल गए। अम्मा हमें जाता हुआ देख रही थी। अम्मा ने आज मुझे मना नहीं किया था और वो मना कर भी नहीं सकती थी। 15-20 मिनट के अंदर ही हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए थे। जैसे ही मैं अपने शोहर की कब्र पर बैठकर आंसू बहाने लगी तो जोया कहने लगी कि अम्मी आप यहाँ पर क्यों बैठ गई हैं? हमें तो बाबा के पास जाना था। उसके मासूम से सवाल पर न जाने क्यों मैं जब्त का बंधन तोड़ बैठी थी। मैं धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। हालांकि मैं जानती थी कि ये ठीक नहीं है, उन्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन उस वक्त मुझे कोई होश नहीं था। वो बच्ची समझ रही थी कि हम सचमुच में ही उसके बाप के पास जाने वाले हैं। मैंने जोया को अपनी गोद में बिठा लिया था। बेटा तुम्हारे बाबा जमीन के अंदर सो रहे हैं, चलो हाथ उठाओ और बाबा के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत कर दे। मेरे शोहर बड़े ही अच्छे थे, गरीबों का बहुत ख्याल रखते थे। उनकी मौत पर तो सारे मोहल्ले ने आंसू बहाए थे, क्योंकि हर किसी से उनका लेन देन था और ऐसे ही हर किसी की मदद करते थे।
किसी को उधार देते थे तो वापस भी नहीं लेते थे, मगर वो ये नहीं जानते थे कि उनके जाने के बाद उनकी बेटियों और बीवी दर दर की ठोकरें खाएंगी। ये तो अल्लाह का शुक्र था कि अब्बा की पेंशन आ रही थी, जिससे अम्मा के घर पर हमारा गुजारा चल रहा था। मेरी बात सुनकर जोया ने हाथ खड़े कर दिए थे। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, इतने मोटे मोटे आंसू थे कि जैसे किसी ने पानी डाला हो। वो रो रही थी और कह रही थी कि अल्लाह ताला मेरे बाबा को वापस भेज दे या मुझे बाबा के पास भेज दे, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। आपने मेरे बाबा को अपने पास क्यों बुला लिया? वो अपनी मासूम सी आवाज से अल्लाह ताला से शिकायतें कर रही थी और इस बार मैंने उससे रोका भी नहीं था। मैं उसे क्यों रोकती? वो अपने अल्लाह से हम कलाम थी तो मेरा हक नहीं बनता था। और वैसे भी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बच्चियों की ऐसी तरबियत करूंगी कि वो अल्लाह ताला के अलावा किसी से भी कोई उम्मीद नहीं रखेंगी, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। कितनी ही देर हम दोनों माँ बेटियां वहीं पर बैठकर आंसू बहाती और दुआएं करती रही थीं। 2 घंटे बाद जब मुझे एहसास हुआ कि निम्रा उठ गई होगी और अम्मी को तंग कर रही होगी, तो मैंने जोया का हाथ पकड़कर उसे खड़ा कर दिया था, मगर वो जमीन पर लेटने लगी थी और कहने लगी थी कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे बाबा के पास रहना है। मैंने उससे कहा कि बेटा देखो, बाबा बात नहीं कर रहे, वो सोए हुए हैं, हम फिर से आएंगे। तो जोया खामोश होकर मेरे साथ चलने लगी थी और रास्ते में वो इतने मासूम मासूम सवाल कर रही थी कि मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था और मैं वो गुनाह कर बैठी थी जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं अल्लाह ताला से शिकवा करने लगी थी कि अल्लाह ताला आखिर आपको मेरी बच्चियां ही यतीम करने के लिए मिली थी। क्या मेरा नसीब इतना बुरा है कि मैं अपनी बच्चियों को खुश नहीं रख सकती? मैं शिकवा कर बैठी थी, लेकिन अगले ही कदम में मैंने अल्लाह ताला से तौबा कर ली थी, क्योंकि शिकवा करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम इंसान क्या जाने कि अल्लाह ताला के किस काम में क्या मसलियत होती है। हम घर पहुंचे तो निम्रा ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था और अम्मी उसे संभाल रही थी। वो दूध भी नहीं पी रही थी, बार बार फीडर को नीचे फेंक रही थी। जैसे उसने मुझे देखा तो चारपाई से नीचे उतरकर मेरी तरफ दौड़ लगा दी और मेरे कदमों से लिपट गई। अम्मी नाराज हो रही थी और कह रही थी, मैंने तुमसे कहा भी था कि ज्यादा देर मत लगाना, तुम्हारी ये बच्ची मेरे पास बिल्कुल भी नहीं टिकती। अम्मी ने कहा तो मेरा भी दिल चाहा कि अम्मी से कह दूं कि अम्मी अब देखें, वो तो आपके पास थोड़ी देर भी नहीं टिकती और आप कहती हैं कि इन दोनों को आपके पास छोड़कर अपना घर बसा लूं। इसलिए तो मैं दूसरी शादी नहीं करती, क्योंकि मैं जानती हूँ क्योंकि ये उनसे नहीं संभलेंगी, इन्हें सिर्फ मैं ही संभाल सकती हूँ। फिर मैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ अपने कमरे में चली गई थी और फिर वक्त यूं ही गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, लोगों के ताने और बातें और भी बढ़ती जा रही थीं। पहले तो हर कोई कहता था कि इद्दत में बैठी है, अब सबकी जुबान पर एक ही बात होती थी कि आखिर नसीमा अपनी बेटी का घर फिर से क्यों नहीं बसा देती। क्या सारी जिंदगी ऐसी ही बैठी रहेगी और ये मोहल्ले के शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती रहेगी? ये बात मेरी फुफ्फो ने की थी, जो मैंने चुप कर सुन ली थी और उस वक्त मेरा दिल फटने को आ गया था। न जाने उन्होंने मेरे बारे में ऐसा जुमला क्यों बोला था। हालांकि मैं तो घर से ही नहीं निकलती थी और कभी निकलती भी थी तो अबाया पहनकर निकलती थी और आज तक मैंने कभी भी किसी भी मोहल्ले के मर्द से बात नहीं की थी। हालांकि सभी मेरे रिश्तेदार थे, यहाँ सारा मेरा ददियाल मौजूद था, सभी मेरे कजन्स वगैरह थे, लेकिन आज तक मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं उनसे बात करूं। मैं तो शादी से पहले भी उनसे बात नहीं करती थी और अब लोग मुझ पर ये इल्जामात लगा रहे थे जो मेरा दिल चीर रहे थे। उस दिन तो मैंने फुफ्फो से कुछ नहीं कहा था, लेकिन एक हफ्ते बाद जब वो दोबारा आकर अम्मी से कहने लगी कि अगर तुम कहो तो इसके लिए किसी का रिश्ता ला दूं। वैसे मेरी नजर में एक रिश्ता है, 70 साल का आदमी है, लेकिन अच्छा कमाता है, ये वहाँ पर ऐश करेगी और बच्चियों का क्या है, वो तो खुद ब खुद ही बड़ी हो जाएंगी। अगर सारी जिंदगी इसे तुमने अपने सीने पर मूंग तलने के लिए बिठा रखा है तो कल कल को तुम्हें ही परेशानी होगी। मैं कमरे में थी और फुफ्फो और अम्मी दूसरे कमरे में थे। जब फुफ्फो की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पिघला हुआ शीशा मेरे कानों में उंडेल दिया हो। मैं सारी तमीज भूलकर फौरन से अम्मी के कमरे में पहुंच गई थी
پھپھو، میں آپ کو یہاں پر آنے سے منع تو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے اور میں آپ کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ آپ میری بڑی ہیں لیکن آپ بھی تو کچھ خیال کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں ایک 17 سالہ بوڑھے سے شادی کر لوں گی تو خوش رہوں گی اور میری بچیاں بھی یہاں پر خود بخود بڑی ہو جائیں گی؟ لیکن اگر میں شادی نہیں کروں گی اور اپنی بچیوں کے ساتھ ساری زندگی ان کی محافظ بن کر ان کے پیچھے کھڑی رہوں گی تو ہماری زندگی اور اماں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں آپے سے باہر ہو گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے اور میں اونچی اونچی آواز میں نہ جانے کیا کیا کہتی جا رہی تھی جو میں نے آج تک کبھی بھی کسی بڑے سے نہیں کہا تھا۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ کسی بڑے سے اتنی بدتمیزی اور اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ میری بات سنتے ہی پھپھو تو ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا کہ نسیمہ، تمہاری بیٹی تو ہاتھ سے ہی نکل گئی ہے، اسی لیے تو اس کا ایسا نصیب پھوٹا ہے، ورنہ ایسے ہی لوگ جوانی میں نہیں مر جاتے۔ اس کی انہی عادتوں کی وجہ سے اس کے شوہر بیچارے کی جان چلی گئی ہے۔ وہ اچھا آدمی تھا، یہ نہ جانے کیسے اس کے پلے پڑ گئی اور اس کی زندگی کھا گئی۔ میں تو اس کی ہمدردی میں کہہ رہی تھی، مگر جب اسے ہی کوئی پرواہ نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی فکر نہیں۔ پھپھو یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی تھی مگر میں نے انہیں روک لیا تھا۔ پھپھو پلیز میرا اور میری بیٹیوں کا پیچھا چھوڑ دیں، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں، میں اپنے شوہر کی یادوں کے ساتھ زندگی گزار لوں گی مگر دوسری شادی نہیں کر سکتی، اور اس صورت میں تو بالکل بھی نہیں کر سکتی کہ جب میری بچیوں کو مجھ سے جدا کیا جائے۔ اس بات پر پھپھو کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اچھا پھر شادی کر لو گی اگر میں کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈوں کہ وہ تمہاری ان بچوں کو بھی قبول کر لے، ویسے پرائی بچیوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، مگر پھر بھی میں کوشش کروں گی۔ تم میرے بھائی کی اولاد ہو، بھلے ہی تم مجھے کچھ نہیں سمجھتی مگر تم مجھے اپنی بیٹی کی طرح لگتی ہو۔ نہ جانے پھپھو کیوں اتنی جلدی بدلنے لگی تھی۔ میں سوچنے لگی تھی کہ شاید واقعی میں انہیں میرا احساس ہے، مگر زبان کی کڑوی ہونے کی وجہ سے وہ مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ وہ وہاں سے چلی گئی اور میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور امی میرے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بیٹا تم اداس نہ رہا کرو، خوش خوش رہا کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، شادی ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، ورنہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ شاید امی کو بھی میرا احساس ہونے لگا تھا، لیکن اب میری سوچ بدلنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی میں اور میری بچیاں امی پر بوجھ ہی تو ہیں۔ پہلے میرا ذہن اتنا زیادہ پختہ نہیں تھا، مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بھی سنجیدگی سے سوچنے لگی تھی کہ کیا واقعی میں اس میں ہی ہماری بہتری ہے کہ میں اپنا گھر پھر سے بسا لوں۔ میں اب اس بارے میں سوچنے لگی تھی اور پھر 2-4 دن بعد جب پھپھو آئیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کہہ رہی تھی کہ سمینہ تمہاری تو قسمت جا گئی ہے، میری اپنی ایک جاننے والی سے بات ہوئی ہے، اس کے بھتیجے کی شادی کے اگلے ہی ماہ اس کی بیوی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی اور اب اس کی شادی کو بھی 5-6 سال گزر چکے ہیں۔ اس نے دوبارہ شادی نہیں کی لیکن اب وہ دوبارہ اس کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں، تو میں نے تمہارا ذکر کیا ہے، بس دعا کرو کہ وہ لوگ تمہیں بھی قبول کر لیں اور ساتھ میں تمہاری بچیوں کو بھی۔ جب پھپھو نے یہ کہا تو مجھے تھوڑا سا سکون ملا تھا کہ چلو میں لوگوں کے طعنوں سے بچ جاؤں گی اور میرے سر پر ایک مرد کا سایہ آ جائے گا جو میری بچیوں کو بھی سنبھالے گا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ ہر کوئی معاشرے میں ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر کوئی مختلف ہوتا ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے رشتے کی بات بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہیں پر امی اور پھپھو نے میرے رشتے کی بات چلا لی تھی اور آج وہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب وہ آدمی ساتھ آیا تو وہ مجھے اچھا لگا تھا، میری ہی عمر کا تھا یا تھوڑا بہت ہی بڑا ہوگا، شکل سے بھی سلجھا ہوا لگ رہا تھا اور فیملی بھی اچھی لگ رہی تھی۔ اور جب امی اور پھپھو نے میری بچیوں کی بات چلائی تو قاسم کی ماں نے کہا کہ ہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بس آپ ہمیں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیں تاکہ ہمارے بیٹے کا گھر بس جائے۔ ہمارے لیے یہی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا بیٹا اتنے عرصے بعد آپ کی بیٹی کی تصویر دیکھ کر رشتے کے لیے مان گیا ہے۔ میں نے بس ایک نظر ہی قاسم کو دیکھا تھا اور پھر نظریں جھکا لی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اپنے مرحوم شوہر کے ساتھ بے وفائی کر رہی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور پھر آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب میں ایک نئے بندھن میں بندھ چکی تھی
और अब मेरा माजी बिल्कुल पीछे रह गया था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं अपने मरहूम शोहर के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि अगर मैं उनके बारे में सोचती थी तो ये कासिम के साथ बेवफाई होती, और मैं अपने शोहर के साथ बेवफाई नहीं करना चाहती थी। मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि कासिम कितने अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने मेरी दोनों बेटियों को और मुझे कबूल कर लिया है। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, और फिर मैं उनके साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई थी। और सबसे बड़ी बात कि मेरी बच्चियां भी मेरे साथ गाड़ी में बैठी थी। किसी को कोई इतराज नहीं हुआ था। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैं दिल ही दिल में पुप्पो को दुआएं दे रही थी कि भले ही पुप्पो जितनी भी कड़वी हैं, उन्होंने मेरे लिए अच्छा फैसला किया है। ये तो मैं जानती थी कि अगर मैंने सारी जिंदगी अम्मी के घर पर गुजारी तो लोग मुझे ताने ही मारते रहेंगे। कोई कहेगा कि बद किरदार है, तो कोई कहेगा कहीं मुंह काला करती रही है, इसलिए निकाह के बंधन में नहीं बनती। लोगों की तरह तरह की बातें थी, और मैं उनके मुंह पर हाथ नहीं रख सकती थी। सिर्फ मैं अपने आप को बदल सकती थी, और अब मैंने अपना नसीब बदलने की कोशिश कर ली थी। मैं नहीं जानती थी कि ये बहुत ही गलत फैसला साबित होने वाला है। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर मेरा खूब अच्छे से इस्तकबाल किया गया था। भले ही निकाह सादगी से हुआ था, मगर मेरे कमरे को सजाया गया था। मेरी बच्चियां मेरे साथ कमरे में आने लगी थी, लेकिन उस वक्त मेरी सास ने उन्हें रोक लिया और मुझे कहने लगी कि बेटी, मैं इन्हें अपने कमरे में सुला लेती हूँ। कुछ दिन तुम लोग अपनी जिंदगी गुजारो, जब कुछ अरसा हो जाएगा तो तुम इन्हें अपने पास रख लेना। मेरी सास की वो बात मेरे दिलो दिमाग को अच्छी लगी थी। मैं समझ रही थी कि वो मेरा ख्याल कर रही हैं, और वाकई में वो मेरा ख्याल कर रही थी। वो मुझे एक अच्छी और साबिर खातून लगी थी। मैं कासिम के साथ कमरे में आ गई थी। मैं सोफे पर बैठी थी। मैं कोई कवारी दुल्हन तो थी नहीं। मैं ये सब पहले भी देख चुकी थी, इसलिए दिल में अब कोई खौफ, डर और शर्मिंदगी नहीं थी जो पहली शादी के वक्त होती है। कासिम ने मेरा हाथ थामा और कहने लगे कि समीना, अपनी बीवी की मौत के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, लेकिन जब रिश्ते वाली खाला ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो मेरा दिल चाहा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। क्या तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं हुई? वो मुझसे मेरी मर्जी मालूम कर रहे थे। हालांकि अब कोई फायदा नहीं था, निकाह हो चुका था, और वैसे मुझे कोई इतराज भी नहीं था, इसलिए मुझे उनका पूछना अच्छा लगा था। नहीं कासिम, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं पहले अपनी बच्चियों के लिए शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बच्चियों और मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तो फिर मैंने अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। हम दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका था। वो मुझे इतने मेहरबान लग रहे थे कि दिल चाह रहा था कि उनका हाथ चूम लूं, और फिर ये रात यूं ही गुजर गई थी। सुबह सवेरे ही मेरी सास मेरी बच्चियों को मेरे कमरे में ले आई थी। मेरी बच्चियां मेरे गले से लगकर रो रही थी और कह रही थी कि अम्मी, हमें आपके साथ सोना है, हम इन दादी अम्मा के पास नहीं सोएंगे। इस बात पर मेरा तो शर्म से बुरा हाल हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कासिम और मेरी सास को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही कासिम ने कहा कि ठीक है बेटा, आप लोग हमारे पास सोना, ये सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया था। मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इस दुनिया में इतना भी अच्छा हो सकता है। इस बात पर मेरी सास ने भी कोई इतराज नहीं किया था, और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। मेरी दोनों बच्चियां हमारे पास रहने लगी थी। दरअसल इस घर के दो पोर्शन थे। एक पोर्शन मेरा और कासिम का था, और दूसरे पोर्शन में कासिम का कवारा भाई और उसकी अम्मी रहते थे। हमारे पोर्शन में 2 कमरे, बरामदा, किचन, बाथरूम वगैरह सब कुछ था। वैसे कासिम ने तो कोई एतराज नहीं किया था, लेकिन मुझे दिल ही दिल में महसूस होता था कि शायद उन्हें अच्छा न लगे कि बच्चियां हमारे ही कमरे में सोएं। इसलिए मैंने एक और जुगाड़ कर लिया था। दोनों कमरों के दरमियान एक दरवाजा था, और उस दरवाजे से दोनों कमरों में आया जाया जा सकता था। मैंने दूसरे कमरे में बच्चियों का बिस्तर सेट कर दिया था, और उनका सारा सामान भी। वो उसी कमरे में सोती थी। उन्हें डर भी नहीं लगता था, क्योंकि हम दरमियान वाला दरवाजा खोल कर रखते थे, और बच्चियां भी खुश थी कि वो मेरे पास हैं। और ये जिंदगी यूं ही गुजरती जा रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मैं खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। मैं समझती थी कि ये फैसला मेरे हक में बड़ा ही अच्छा साबित हुआ है। दोपहर का वक्त था। मैं किचन में खाना बना रही थी कि अचानक से मुझे जोया के रोने की आवाज आई। मैं फौरन से भागकर कमरे में गई तो वो जमीन पर गिरी हुई थी और कह रही थी कि मेरा पाँव जमीन से लग गया है।
कासिम भी दौड़कर दूसरे कमरे में आ गए थे। वो भी उससे प्यार करने लगे थे। वो मेरी बच्चियों से ऐसे प्यार करते थे कि जैसे वो उनकी अपनी बच्चियां हों। समीना, तुम जाओ खाना बनाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। बल्कि मैं अपनी बेटी को बाहर लेकर जाता हूँ। मेरी बेटी जो कहेगी मैं वो उसे खरीद कर दूंगा। उन्होंने जोया का हाथ थामकर कहना शुरू किया तो जोया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मैं भी इत्मीनान से किचन में आकर काम करने लगी थी और छोटी निम्रा भी मेरे पास किचन में फर्श पर खेल रही थी। मैं अपने काम में मगन थी और जब थोड़ी देर बाद मैं काम खत्म करके बाहर निकली तो कासिम और जोया कहीं पर भी मौजूद नहीं थे। उन्हें गैर मौजूद पाकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी कि जरूर कासिम उसे चुप करवाने के लिए बाजार ले गए हैं। और फिर जब वो कुछ देर बाद वापस आए तो वो खाली हाथ नहीं थे। जोया ने बहुत सारे खिलौने और खाने पीने की चीजें ली हुई थी, जिसमें निम्रा के लिए भी बहुत सारी चीजें थी। आते साथ ही कासिम ने वो शापर मेरे हवाले किया और कहने लगे कि इसमें बच्चियों के लिए कुछ सामान है, अगर और कुछ मंगवाना है तो मुझे बता देना। और हाँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। वो ये कहकर बरामदे में पड़ी चारपाई पर बैठ गए और मैंने फौरन से किचन की तरफ दौड़ लगा दी थी। अपने ऐसे शोहर की खिदमत में कैसे ना करती, जिन्होंने मुझे और मेरी बच्चियों को इस घर की मालकिन बना दिया था। कभी कभी मेरा दिल डरता था कि कहीं उनका रवैया बदल ना जाए, कहीं वो मेरी बच्चियों को बोझ ना समझने लगे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ उनका रवैया तो और ज्यादा अच्छा होता जा रहा था। मैंने जोया को यहीं के करीबी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया था। अब मेरी शादी को 20 से 25 दिन हो गए थे और हर गुजरता दिन मेरे लिए एक बहार लेकर आता था। आज हमने कासिम के कुलीग के घर दावत पर जाना था और मैं चाह रही थी कि बच्चियों को लेकर ना जाऊं। मुझे हमेशा कासिम का ख्याल आता था। मुझे लगता था कि उन्हें कभी अजीब ना लग जाए कि हर वक्त बच्चियां हमारे साथ चिपकी रहती हैं। भले ही हम दोनों की दूसरी शादी थी, लेकिन आपस में तो हमारी पहली शादी थी और मुझे लगता था कि उनके दिल के अरमान पूरे नहीं हो रहे। बच्चियां जिद कर रही थी कि वो हमारे साथ जाएंगी, लेकिन मैंने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया था और कासिम की भी कोई बात नहीं मानी थी। और फिर जब हम घर से निकलने लगे तो निम्रा बहुत ज्यादा रोने लगी थी और अपनी मासूम सी आवाज में कहने लगी थी कि मामा मुझे भी साथ जाना है। कासिम बार बार कह रहे थे कि बच्चियों को साथ ले चलते हैं, मगर इस बार मैंने उनकी कोई बात नहीं मानी थी और निम्रा को अपनी सास के हवाले करके हम बाहर निकल गए थे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं अपनी बच्चियों पर जुल्म कर रही हूँ, बल्कि मैं एक माँ बनकर उन्हें पाल भी रही थी और अपने शोहर को उनकी जिंदगी में खुशियां भी देना चाहती थी। दावत में बड़ा ही मजा आया था। कासिम मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे और अपने तमाम कोलीग्स और दोस्तों से मेरा तारुफ भी करवाया था। और फिर रात गए हम घर वापस आ गए थे। हम सबसे पहले बच्चियों के कमरे में गए थे। वो दोनों सो चुकी थी। उन्हें सोता हुआ देखकर कासिम कहने लगे कि मैं तो कहता हूँ कि निम्रा को अपने साथ सुलाया करो, बेचारी छोटी सी है, कहीं डर ना जाए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, वो दोनों बहनें साथ सोती हैं। हम अपने कमरे में आ गए, लेकिन कासिम अब भी यही बात कर रहे थे कि मेरी बात पर गौर करो, छोटी बच्चियां डर जाती हैं, ये ना हो उसके जहन पर कोई असर हो जाए, वो अभी छोटी सी तो है और तुमने उसका बिस्तर अलहदा कर दिया है। वो ये कहकर बाथरूम में चेंज करने के लिए चले गए थे और मैं इस बारे में सोचने लगी थी कि जब उन्हें कोई इतराज नहीं है तो मुझे क्या इतराज हो सकता है। मैं अपने दिल पर पत्थर रख कर ही अपनी बच्चियों को दूसरे कमरे में सुला रही थी ताकि कासिम को कोई मसला ना हो, वरना अम्मी के घर पर तो मैं अपनी दोनों बच्चियों को अपने पास ही सुलाती थी। यहाँ तक कि मैं तो कभी कभी उन्हें अपने सीने से लगाकर सोती थी, जिससे मुझे ठंडक महसूस होती थी। फिर मैंने सोचा कि कल निम्रा को अपने पास बुलाऊंगी। अब तो वो वहां पर आराम से सो रही है तो वहीं पर सोने देती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कासिम की इस बात के पीछे कौन सा राज छुपा है। और फिर अगला सारा दिन भी यूं ही गुजर गया था। कासिम ज्यादा टाइम घर पर नहीं होते थे। वो सुबह के गए हुए दोपहर को ही वापस आते थे। उनका काम ठीक ठाक चल रहा था। मेरा देवर और सास भी अच्छे थे, इसलिए मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं थी। बल्कि मेरा देवर तो मुझे बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह लगता था। मैंने कभी भाई का प्यार नहीं देखा था, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू की इकलौती बेटी थी। लेकिन यहाँ पर मुझे एहसास होता था कि भाई ऐसे होते हैं। मेरा देवर छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता था। कभी मेरे लिए कुछ लाता था तो कभी बच्चियों के लिए। मैं जब भी कभी अम्मी के घर जाती थी तो वो मेरी खुशी देखकर निहाल हो जाती थी
और बस यही कहती थी कि बेटा हमेशा माँ बाप की बात ही माननी चाहिए, बड़ों की बात में ही कोई न कोई मसलियत होती है, हमेशा अपनी जिद नहीं बांधते। अगर आज भी तुम जिद करके यहीं पर बैठी होती तो आज भी लोगों के ताने सुन रही होती और बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा होता। अब देखो तो तुम्हारी बच्चियां भी खुश हैं, इनका खर्चा भी तुम्हारा शोहर उठा रहा है, तो और तुम जिंदगी में क्या चाहती हो। अम्मी की बातें मेरे दिल पर गहरा असर करती थी और मैं वाकई में यही सोचने लगी थी कि वो जो भी कह रही हैं ठीक कह रही हैं। और बाद में मुझे इस चीज का एक और जवाब मिल गया था कि बेशक बड़े ठीक कहते हैं, लेकिन हर दफा भी वो ठीक नहीं होते, या कभी कभी हमारी किस्मत ही उन्हें गलत साबित कर देती है। वक्त गुजरता जा रहा था और आज मैंने निम्रा को अपने पास सुलाया था। वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। कासिम और मैं बेड के कोनों पर सोए हुए थे और दरमियान में निम्रा सोई हुई थी, मगर अभी तक उसे नींद नहीं आई थी। वो कासिम के साथ बातें कर रही थी और वो भी उससे प्यार जता रहे थे। मैं अपने मोबाइल पर अपनी दोस्तों से बात कर रही थी। बीच में कासिम और निम्रा की आवाजें भी मेरी दोस्त के पास जा रही थी। इसलिए मेरी दोस्त कह रही थी कि वाकई में यार हर वक्त अल्लाह से शिकवा नहीं करते, कभी कभी अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में वो करते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। मुझे तो लगता है कि तुम अकबर से ज्यादा कासिम के साथ खुश हो। इस बात पर मेरे गले में आंसू का एक फंदा फंसने लगा था, क्योंकि अकबर भले ही मेरे साथ नहीं थे और मैंने कभी उन्हें सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं उसे कासिम के साथ बेवफाई समझती थी, लेकिन कभी वो मेरे जहन से भी नहीं निकले थे। मैंने बात बदलकर अपनी दोस्त से कहा कि चलो ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने लगी हूँ। यहीं पर हमारी बात खत्म हो गई थी। बात खत्म हुई तो मैंने देखा कि कासिम निम्रा का सर थपथपा रहे थे और वो फीडर मुंह में लिए आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन अभी शायद वो जाग रही थी और फिर थोड़ी देर बाद वो सो गई थी। देखा कितना सुकून से सो रही है। मैं जो कहता था कि इसे अपने पास सुलाया करो, मगर नहीं, तुम तो मेरी बात मानती ही नहीं थी। कासिम की बात पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अरे अब तो छोड़े इस बात को, अब तो मैंने आपकी बात मान ली है। वैसे आप ठीक ही कहते थे। देखिए निम्रा कितना सुकून से सो रही है और मुझे उम्मीद है और ये रात को उठेगी भी नहीं, क्योंकि इसे पता है कि ये अपनी माँ के पास सो रही है। कासिम और मैं ढेर सारी बातें करने के बाद सो गए थे, लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो कासिम बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। तो मैं हैरान हो गई कि वो कहाँ गए हैं, मगर मेरा नींद से बुरा हाल था, इसलिए मैं वहीं पर ही दोबारा से सो गई थी। और सुबह जब मैंने कासिम से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगे कि मैं तो कहीं नहीं गया था, हाँ बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। उनकी इस बात पर मुझे समझ आ गई कि उस वक्त वो बाथरूम में ही होंगे। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या करते फिर रहे हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जोया मुझे कुछ बदली बदली सी लगने लगी थी। ऐसा लगता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। मैं उससे जब भी पूछती थी तो वो यही कहती थी कि कोई बात नहीं अम्मी, लेकिन माँ तो फिर माँ होती है। अब मैं उसकी फिक्र में रहने लगी थी। हालांकि पहले ऐसा कुछ नहीं था, वो खुश रहती थी, मगर अब वो मुकम्मल तौर पर बदलने लगी थी। मैंने एक दो मर्तबा कासिम से भी इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगे कि ये तुम्हारा वहम है, मुझे तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। सुबह सुबह का वक्त था, मैं किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। मैं कई मर्तबा जोया को आवाज लगा चुकी थी कि बेटा नाश्ता कर लो तो फिर तुम्हें बाबा स्कूल छोड़ाएं, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। जब मैं उसके कमरे में गई तो वो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए थी और बैग पैक कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि अम्मी बस में आ ही रही थी, और फिर जब मैं कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसने मुझे रोक लिया और कहने लगी कि अम्मी क्या आप मुझे स्कूल छोड़ने के लिए नहीं जा सकती। उसकी इस बात पर मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि ये कैसा मुतालबा है। आज तक जोया ने कभी भी ऐसी बात नहीं की थी। नहीं बेटा, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैंने सुबह घर के काम करने होते हैं, निम्रा को संभालना होता है और फिर तुम्हारी दादी को नाश्ता भी तो देना होता है। तुम बाबा के साथ जाती हो, क्या तुम्हें उनके साथ जाना अच्छा नहीं लगता या कोई मसला है? मैं वो नहीं सोच रही थी जो जोया कहना चाहती थी, मगर वो कह नहीं पाई थी क्योंकि वो मासूम बच्ची थी। मेरी बात पर उसने नफी में सर हिला दिया था। शायद उसे खुद भी अभी इस चीज की समझ नहीं आ रही थी। वक्त उसी रफ्तार से गुजरता जा रहा था और मैंने अब जोया की बातों और उसके रवैये को भूलना शुरू कर दिया था। आज मैंने अपनी सास से इजाजत ले ली थी, क्योंकि आज मैं अपनी दोस्त के घर जाना चाहती थी। एतवार का दिन था,
दोनों बच्चियां भी घर पर थी और कासिम भी, लेकिन उन्हें कोई काम था इसलिए वो कह रहे थे कि तुम कैब में चली जाओ या फिर तुम्हें खावर छुड़ाएगा। खावर भी सुबह से घर पर नहीं आया था, इसलिए फिर मुझे कैब में ही जाना पड़ा था। मैं अपनी दोनों बच्चियों के साथ जब अपनी दोस्त के घर पर पहुंची तो वो जोया को देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि इसे क्या हुआ है, क्या ये बीमार है। अपनी दोस्त की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि वो ऐसी बात क्यों कर रही है। नहीं जायदा, ये बीमार तो नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। बेटा आंटी को बताओ तुम ठीक हो ना। मैंने जोया का कांधा थपथपाया तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया था। वो दोनों मेरी दोस्तों के बच्चों के साथ खेलने के लिए चली गई थी और अब मेरी दोस्त मुझसे कह रही थी कि जोया का ख्याल रखा करो, शायद इसे नया माहौल पसंद नहीं आ रहा, ये मुझे कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। देखो वजन भी कितना कम हो गया है, कितनी कमजोर लग रही है ये। जब जायदा ने जोया की तरफ देखते हुए कहा जो दूर उसकी बेटी के साथ खेल रही थी, तो मैं भी इसी सोच में गर्क हो गई कि वाकई में जायदा की बात में कोई न कोई सच्चाई है, लेकिन मैं उस नतीजे तक बिल्कुल नहीं पहुंच सकती थी जो मेरी पीठ पीछे हो रहा था। और फिर वहां पर कुछ टाइम गुजारने के बाद जब मैंने कासिम को कॉल की तो वो कहने लगे कि हाँ मैं फारिग हूँ, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ और तुम लोगों को घर ले जाता हूँ। थोड़ी देर के अंदर वो आ गए। मैं और निमरा पिछली सीट पर बैठे थे और जोया आगे बैठी थी, क्योंकि कासिम ने उससे कहा था कि बेटा तुम आगे बैठ जाओ। जब उसने ये कहा था तो मैंने जोया के चेहरे पर थोड़ी फिक्रमंदी देखी थी। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि शायद जोया कासिम से डर रही है या फिर कभी कासिम ने गुस्सा किया होगा, इसलिए जोया ने इस बात को दिल पर ले लिया होगा। वो बड़ी मासूम थी, जब कभी मैं भी उस पर गुस्सा करती थी तो मुझसे 2 दिन तक बात नहीं करती थी। और अब मैंने यही सोच लिया था कि जरूर कासिम और जोया के दरमियान भी यही चल रहा है, क्योंकि कभी कभार कासिम गुस्सा भी करते थे लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं समझती थी कि ये उनके बाप हैं और बाप हमेशा बच्चों को अच्छा बुरा सिखाते रहते हैं। और आखिरकार हम घर भी पहुंच गए थे। वक्त का पहिया यूं ही घूमता जा रहा था और मेरी जिंदगी के दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते जा रहे थे। अब मेरी शादी को पूरे 2 महीने हो गए थे और अब जोया एक जिंदा लाश की तरह रहने लगी थी। वो पिछले 1 हफ्ते से बीमार थी, उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था और मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी। इतने डॉक्टरों को दिखा चुकी थी मगर कोई फायदा हासिल नहीं हुआ था। कासिम भी उसकी वजह से परेशान रहते थे, कहते थे कि समझ नहीं आती बच्ची के साथ क्या मसला है, अगर तुम कहो तो उसे किसी दूसरे शहर डॉक्टर के पास ले चले। लेकिन मुझे लगता था कि जोया को कोई बीमारी नहीं है, बस वो मुझसे कुछ छुपा रही है या कोई परेशानी उसने अपने सर पर ले ली है। लेकिन हमेशा की तरह जब भी मैं उससे पूछती तो वो इनकार कर देती थी। वो अब डरी सहमी सी रहने लगी थी। शाम का वक्त था, हम सब लोग खाना खा चुके थे। जोया की तबीयत ठीक नहीं थी, उसने खाना आज भी नहीं खाया था, बस दोपहर में ही थोड़ा बहुत कुछ खाया था। वो अब हर रोज रात का खाना छोड़ने लगी थी, जैसे उसे रात से खौफ महसूस होता हो। और आखिरकार रात भी हो गई थी। मैं निमरा को लेकर अपने कमरे में आ गई थी, जहाँ पर कासिम पहले से मौजूद थे। जोया अपने कमरे में ही थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा था, वो आराम से लेटी हुई थी। और फिर मैं दरमियान के दरवाजे से वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैं आज बहुत ज्यादा थक चुकी थी। आज मैंने बहुत सारे काम किए थे, कपड़े वगैरह धोए थे और घर को भी डीप क्लीन किया था। मेरा जिस्म टूट रहा था, कोई हिम्मत नहीं थी, कमर अकड़ गई थी। जैसे ही मैंने बिस्तर से कमर टिकाई तो एक कड़ाह की आवाज मेरे मुंह से निकल गई और फिर मैंने निम्रा को बेड पर लिटा दिया। वो भी नींद के लिए बेताब हो रही थी और फिर थोड़ी देर के अंदर ही मुझे नींद आ गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी पीठ पीछे क्या हो रहा है। अगर मैं पहले जान लेती तो शायद मैं कोई कदम उठा लेती और मेरी बच्ची बेचारी का जहन खराब ना होता। लेकिन हर काम का एक मखसूस वक्त होता है और अब वो वक्त करीब आ गया था। आधी रात का वक्त था। प्यास की शिद्दत से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि कासिम बिस्तर पर मौजूद नहीं थे। अब अक्सर औकात वो बिस्तर से गायब रहने लगे थे, मगर मैं समझती थी कि शायद बाहर चहलकदमी कर रहे होंगे, क्योंकि अक्सर वो कहते थे कि मुझे अंदर घुटन महसूस होती है। और उनकी एक गंदी आदत भी थी जिसे मैंने न चाहते हुए भी कबूल कर लिया था। वो सिगरेट भी पीते थे, इसलिए कभी कभी मुझे लगता था कि शायद सिगरेट की तलब की वजह से वो बाहर चले गए होंगे। लेकिन आज मुझे प्यास ने बिस्तर से उठा दिया था।
میں نے دیکھا تو جگ میں پانی نہیں تھا۔ میں جگ اٹھا کر کچن کی طرف آ گئی تھی۔ میں کچن سے پانی پی کر جب باہر نکلی تو صحن میں مکمل طور پر سناٹا تھا۔ وہاں پر قاسم نہیں تھے تو مجھے دھڑکا لگا کہ وہ کہاں جا سکتے ہیں، اور وہ بھی اتنی رات کو۔ نہ جانے رات کا کون سا وقت تھا، میں نے تو گھڑی بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی تھی، نہیں جانتی تھی کہ وہ ساتھ والے کمرے میں ہی ہیں۔ اور پھر مجھے خیال آیا کہ چلو زویا کی طبیعت دیکھ لیتی ہوں کہ وہ آرام سے سو رہی ہے یا نہیں۔ میں نے جیسے ہی درمیان کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ وہاں پر زویا اکیلی نہیں تھی بلکہ قاسم بھی اس کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھے تھے اور اس کے ماتھے سے بال ہٹا رہے تھے، اور زویا ڈری سہمی ہوئی تھی۔ کمرے کی چھوٹی لائٹ جل رہی تھی، زویا کی ہلکی ہلکی سی سسکیاں نکل رہی تھی جو شاید میں پہلے نیند میں نہیں سن پا رہی تھی۔ اور پھر جب اس کی ہلکی سی آواز میرے کانوں میں گونجی کہ پلیز بابا آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے تھے۔ اس وقت میں اندر گئی اور کمرے کی بڑی لائٹ روشن کر دی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو یہ سمجھ نہ پاتی۔ اب ساری کہانی میرے ذہن میں کھل گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر ایک گھٹیا انسان ہے جس نے معصوم بچی کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ نمرا کو یہاں پر کیوں سلانا چاہتا تھا، تاکہ نمرا میرے پاس رہے اور وہ آرام سے زویا کو تنگ کر سکے۔ لائٹ جلتے ہی قاسم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھی اور زویا نے مجھے دیکھ کر زور زور سے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ جو بیچاری اب تک خاموشی سے یہ سب برداشت کر رہی تھی، اب اس کے ضبط کا بندھن بھی ٹوٹ گیا تھا۔ قاسم بستر سے اٹھ کر کھڑا تھا اور زویا بھی آ کر میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مما مجھے یہاں سے جانا ہے، میں نانو کے گھر رہ لوں گی، مگر مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ میں نے آگے بڑھ کر جب قاسم پر ہاتھ اٹھانا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور پھر کہنے لگے کہ تم نے ہمت کیسے کی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی، 2 ٹکے کی عورت، تمہاری اتنی ہمت۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ مروڑ دیا تھا۔ قاسم آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنی بچی جتنی عمر کی لڑکی کے ساتھ یہ سب کر رہے تھے، کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں نے دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ سے میرا منہ دبوچ لیا۔ زویا میری ٹانگیں پکڑ کر سسک رہی تھی اور اب تو میری بھی سسکیاں نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے میرا جبڑا سختی سے پکڑ رکھا تھا اور کہہ رہے تھے کہ تم کیا سمجھتی تھی کہ تم جیسی عورت کے لیے میں مرا جا رہا تھا اور اس لیے تم سے شادی کی؟ میں ایسے بلا وجہ تمہاری بچیوں کا بوجھ نہیں اٹھا رہا تھا، اور ویسے بھی اس سے کیا ہی فرق پڑتا ہے۔ ان کی اس بات پر میرا سارا مان ٹوٹ گیا تھا اور میں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ اگر آپ نے یہی سب کرنا تھا تو پھر آپ نے مجھ سے شادی ہی کیوں کی؟ میں اپنی بچیوں کے لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ میری بچیوں کی زندگی خراب نہ ہو، اور آپ نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں روتی جا رہی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ آگے میرے ساتھ اور بھی برا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں اس رشتے کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جب انہوں نے 3 بار یہ کہا تو مجھے ایسا لگا کہ اب میں یہاں سے اٹھ نہیں پاؤں گی، میں زندہ لاش بن گئی تھی۔ مگر تھوڑی دیر بعد مجھ میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آئی کہ میں نے اپنا سامان سمیٹا اور آدھی رات کو اپنی بچیوں کے ساتھ باہر نکل آئی۔ وہاں پر کوئی رکشہ نہیں تھا، میں پیدل چلتے چلتے اپنے گھر پہنچی تو صبح کی اذانیں ہو گئی تھی۔ جب امی نے مجھے دیکھا تو وہ رونے لگی، کیونکہ جب بیٹیاں صبح سویرے یا رات کو آ جائیں تو ماؤں کے دل کو دھڑکا لگ ہی جاتا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کو رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں کسی کے طرز میں نہیں آؤں گی، جو میرے ساتھ ہونا تھا ہو گیا، اب میں اپنے ساتھ مزید برا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر محلے میں کسی نے بھی مجھے کوئی بات سنائی تو اس کی خیر نہیں ہوگی۔ اس دن میں بالکل بدل گئی تھی، جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا سارے محلے میں بدنام ہو گئی تھی کہ میں طلاق لے کر آ گئی ہوں۔ لوگ باتیں سنانے لگے تھے مگر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے جاب سٹارٹ کر دی تھی اور اپنا کمانے لگی تھی، کیونکہ ڈگریاں تو میرے پاس بہت تھی۔ غربت کے باوجود بھی میرے شوق کی وجہ سے امی نے مجھے پڑھایا تھا، لیکن آج تک مجھے ان ڈگریوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی جو میرا سہارا بن گئی تھی۔ اب مجھے کسی کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرا دوسرا تجربہ غلط ثابت ہو گیا تھا اور اب میں کوئی اور تجربہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔